हे व्यूअर्स, मैं देवेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इनलाइटन रूम में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। हम एसी एंड डीसी जनरेटर दोनों के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने के इसके 90+% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चों को इसका जवाब पता होता है, तो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ऑलराउंडर टाइप के होते हैं, तो उन्हें इसका जवाब पता होता है। वो इसका जवाब देंगे पावर स्टेशन से। लेकिन कैसे? क्या इन पावर स्टेशंस में बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं? नो, इतनी बड़ी बैटरीज को तो हैंडल करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इसके लिए एक डिवाइस चाहिए होता है जो कि रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। इस डिवाइस को रोटेट करवाने के लिए आप कहते हुए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विंड मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाई वेलोसिटी स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये जो है रोटेट हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि हमें इस डिवाइस को रोटेट करवाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर आपके दिमाग की घंटी बजी हो तो आप सोच रहे होंगे कि किसी डिवाइस को रोटेट करने से या उसके रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जिसका आविष्कार महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने किया था, जिसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्वेश्चन 3 तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, दैट कैरीज 2 मार्क्स, जिसे कि आप 2 to 3 लाइन्स में लिख देंगे। दैट इज़ वेरी इजी। उसके बाद आपसे क्या है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। यू नो वेरी वेल, इसकी आप डायग्राम बनाएंगे, उसके पार्ट्स को लेबल करेंगे, फिर उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो उसके बाद है द मेन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। वैसे तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो वर्किंग है 5 to 6 मार्क्स में आता है। और इसे हम पेपर में या एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी प्रिंसिपल लिख कर आएंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, उसके सभी पार्ट्स को लेबल करके हम वर्किंग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड एट द एंड आप इसके कुछ यूजेस या इसके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस जो कुछ भी है, जैसे भी है, आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप, ताकि क्वेश्चन जो है दिखने में आपका प्रभावित करे, एग्जामिनर को, जो आपका पेपर चेकर है, आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है, अच्छे से प्रभावित कर दे। अगर एग्जाम में वर्किंग के साथ कोई और रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है, देन यू विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने ये टॉपिक पहले भी किया हुआ है, बट वी आर रिपीटिंग इट। क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई सोर्स इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल, देन जो ऑल्टरनेटिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है, विच एज अ रिजल्ट इंड्यूसेस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। And this is the principle of alternating current generator. This is the principle of AC generator. कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। इसमें हमें हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए, आर्मेचर कॉइल चाहिए, स्लिप रिंग्स चाहिए। रिमेंबर, स्लिप रिंग्स, ओके, कार्बन ब्रशेस, गैल्वेनोमीटर। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। वी शुड हैव अ हॉर्सशू मैग्नेट, उसे हम लेबल करेंगे, नॉर्थ पोल को N से, साउथ पोल को S से। इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल और बेटर टू बी सेट आर्मेचर कॉइल लेंगे और हमारे मैग्नेटिक पोल्स के बीच रख देंगे। अब इसे हम नाम देंगे ABCD का। नीचे से आर्मेचर कॉइल को कंप्लीट रिंग्स, रिमेंबर कंप्लीट रिंग्स, 2 रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट रिंग्स, उनसे कनेक्ट कर देंगे
और उन कंप्लीट रिंग्स को नाम देंगे हम स्लिप रिंग्स का। ओके, स्लिप रिंग डीसी मोटर में हमने स्प्लिट रिंग यूज़ किया, लेकिन इसमें हम स्लिप रिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्लिप रिंग जिसे हम नाम देंगे R1 R2। आप अपनी मर्जी से इसे S1 S2 भी दे सकते हैं, XY भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। बस वर्किंग लिखते वक्त इसका ध्यान रखिएगा कि डायग्राम में कौन सा लेबल किया है, R1 R2 लेबल किया है, S1 S2 लेबल किया है या XY लेबल किया है। ओके, उसके बाद जो स्लिप रिंग्स हैं वो आगे कनेक्टेड होंगी R1 R2 B1 B2 कार्बन ब्रशेस से। एंड देन जो कार्बन ब्रशेस है दोज आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। नाउ आपको साथ में ये भी बताना है क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ क्या करती है। ठीक है, स्लिप रिंग क्या है, कंप्लीट रिंग्स है। स्लिप रिंग जो है एक्ट करती हैं एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो स्लिप रिंग्स इन द एसी जनरेटर यूज़ हो रही हैं एज द कम्यूटेटर। ओके, अब स्लिप रिंग कौन सी किसके साथ कनेक्टेड है ये भी तो जानना ज़रूरी है, वो तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब आर्म ए के साथ एक कंप्लीट रिंग यानी कि स्लिप रिंग R1 कनेक्टेड होगी और आर्म डी के साथ नीचे एक और स्लिप रिंग है S2 कनेक्टेड होगी। रिमेंबर बोथ आर्म्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट स्लिप रिंग्स। ओके, जो स्लिप रिंग्स हैं कनेक्टेड होती हैं आर्म ए के साथ। जो स्लिप रिंग आर्म ए के साथ यानी कि R1 जो आर्म ए के साथ कनेक्टेड है वो आगे कनेक्टेड है कार्बन ब्रश B1 के साथ, और जो स्लिप रिंग R2 है वो कनेक्टेड है आगे कार्बन ब्रश B2 के साथ। एंड द कार्बन ब्रश B1 एंड B2 देन आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर G। ओके, नाउ वन मोर थिंग, कार्बन ब्रश B1 एंड B2 फिक्स है अपनी पोजीशन पर, ये मूव नहीं करेंगे, लेकिन स्लिप रिंग्स यस दे कैन मूव। Carbon brushes are touching the slip rings. They are not completely connected, but they are just touching the slip rings R1 and R2. Okay, so this is a construction of AC generator. अब इसे आप अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे, आपकी मर्जी है, स्लिप रिंग को जो भी नाम देना है, ठीक है, अपनी मर्जी से जैसे आपको सही लगता है वैसे नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर की। वी ऑल नो वेरी वेल दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नाउ वी आर हैविंग अ टॉप व्यू हेयर। अब मान लीजिए कि आर्मेचर कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, आर्म ए बी ऊपर की ओर जा रही है और आर्म सी डी नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, आर्म ए बी ऊपर की ओर जा रही है तो जो फोर्स है ऑन द आर्म इज एक्टिंग अपवर्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होती। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे जानेंगे हम, सोचो। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसे कि हम जनरेटर रूल भी कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब को है हम फोर्स का या मोशन का नाम दे देते हैं, राइट। फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड बी का, मिडिल फिंगर को करंट आई का। मैंने इसको लर्न करने के लिए एक वीडियो में इसका शॉर्टकट भी बताया था, FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर करंट। ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर देन इट्स वेरी वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट अब तो आपको याद आ ही गया होगा, राइट। सो फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट or from north to south, so you have to adjust your fingers, and when you are done with it you will get the direction of current as from A to B inside. All right, the current is going inside the rectangular coil. Now when CD is going downward, of course the direction of magnetic field remains same, it is not gonna change. So again we apply Fleming's right hand rule to get the direction of current. Okay, तो उसके लिए जब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर से अप्लाई कर रहे हैं, सीडी नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स या मोशन जो है एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ, सो द मिडल फिंगर सेज that the direction of current is acting outwards, that is the current in C to D
इज गोइंग आउटवर्ड्स, यानी कि A टू B से जा रहा है, फिर C टू D से जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? इट इज़ फ्रॉम A टू B, B टू C एंड देन C टू D। आर्मेचर कॉइल की आर्म CD स्लिप रिंग R2 के साथ कनेक्टेड है। ओके राइट। सो व्हेन करंट फ्रॉम C टू D enters slip ring R2, then the carbon brush B2, ओके देन वो कार्बन ब्रश B2 में एंटर होगा, फिर वो करंट गल्वेनोमीटर तक जाता है, फिर गल्वेनोमीटर से करंट जाता है B1 में, एंटर हो जाता है, देन स्लिप रिंग R1 में जाता है, देन इट गोज बैक टू द आर्म AB। दिस इज द कंप्लीट सर्किट। A टू B, B टू C, C टू D, उसके बाद स्लिप रिंग R2, फिर कार्बन ब्रश B2, फिर गल्वेनोमीटर, फिर कार्बन ब्रश B1, फिर स्लिप रिंग R1, उसके बाद फिर से रेक्टेंगुलर कॉइल में। यानी कि वी कैन आल्सो से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B2 टू B1, राइट। यहाँ तक तो हो गया। हाफ रोटेशन हो जाएगा, अब 180 डिग्री की रोटेशन कर लेंगे ये दोनों आर्म्स, ठीक है। जब 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे, हमें क्या है, अब अलग से डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। ओके जैसे हमने पहले डीसी मोटर में किया था, AB CD की जगह पर चला जाएगा और CD AB की जगह पर, राइट। तो अब क्या होगा, CD विल बी गोइंग अपवर्ड, ओके इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड AB विल बी गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Okay, so the direction of magnetic field is not going to change. We have not changed the position. We have not changed the position of magnets, which the position of arms is changed. Okay, now again we will apply Fleming's right hand rule. Now force is upward, magnetic field is from north to south. We are talking about the arm CD. Okay, in the arm CD now force is acting upward. Okay, CD is moving in upward direction. Of course, the magnetic field is from north to south. It is not going to change. The direction of magnetic field is not going to change. Then the direction of current is what? पिछले में क्या किया था? Direction of current क्या आई थी? Inside. अब क्या होगी? Outside? No. Of course, inside. Okay. तो अब जो है मूव करेगा जो करंट D टू C मूव करेगा। ओके सिमिलरली अब AB क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। अब जब AB डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगेन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ आउटवर्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B टू A। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम D टू C, C टू B, B टू A। अब एंटर करेगा करंट स्लिप रिंग R1 में, from R1 it goes to brush B1, then from B1 it goes to galvanometer से it goes from B2, then it enters slip ring R2 and then it enters the arm DC, hence the circuit is complete। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इंटरनल सर्किट में तो ये है D to C, C to B, B to A। एक्सटर्नल सर्किट में है B1 to B2। तो क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। अब फिर से AB अपनी जगह पर आएगा, जिस पोजीशन में वो पहले था, CD भी उसी पोजीशन पर आ जाएगा और वो प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होती जाएगी। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज एंड द करंट प्रोड्यूस्ड इज ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट topic of AC generator. See how easy it is, right? Now let us talk about DC generator. प्यारे बच्चों, DC generator हम यूज़ करते हैं to produce the direct current। अगर इसमें हमारे पास स्लिप रिंग्स ना हो तो क्या होगा कि हमें बार बार क्या है, ब्रशेस को आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए क्या है, रिंग्स यूज़ करते हैं। मैंने पहले स्लिप रिंग यूज़ किया वर्ड, लेकिन क्या हम इसमें स्लिप रिंग यूज़ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती जाएगी? बिल्कुल। तो इसमें हम स्लिप रिंग तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग, जैसे कि हमने डीसी मोटर में यूज़ किया था। ठीक है, तो इसमें हम स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्या है, एक रिंग है उसको दो आधे हिस्सों में बांट दिया,
जैसे जिससे कि है जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो जब कॉइल रोटेट होगी, स्प्लिट रिंग S1 या R1 जो भी नाम देना है, ब्रश B1 के साथ कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग S2 R2 जो भी नाम दे रहे हैं ब्रश B2 के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो जब क्या है कॉइल रोटेट होगी, स्प्लिट रिंग भी उसके साथ अपनी पोजीशन चेंज करेंगी, उसके साथ रोटेट होंगी, घूमेंगी, जिससे कि करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और इससे क्या होगा, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपका टॉपिक और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन। आई ट्राइड माई बेस्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और then if you like this video then subscribe to my channel of course. So if you have not subscribed to my channel, do hit the subscribe button and kill the bell icon. And मैंने इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, you can check that too. Okay.